हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं टेंसर। तो हम लोग टेंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं और टेंसर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। वैसे तो टेंसर पढ़ने को तो बहुत कुछ एक बुक आता है पूरा टेंसर पे, लेकिन आपके सिलेबस वाइज जो बात की गई है वो बहुत छोटा सा पार्ट है। और उसमें भी क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि टेंसर अपने आप में जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को। तो हम लोग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस जिस वे में होते हैं ना उस वे से हम लोग स्टडी ज़्यादा करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है वो है टेंसर। टेंसर, इसको हिंदी में प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदेश, ठीक है। अभी देखिए मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। क्या है टेंसर, होता क्या है, इस चीज़ को बाद में समझेंगे, लेकिन पहले उस चीज़ पे आता हूँ मैं कि फिजिक्स के अंदर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, भौतिक राशियों की बात करते हैं। भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल क्वांटिटीज जिनको भौतिक राशियां बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज या ऐसी राशियां जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनका मापन कर सकते हैं, मतलब जिनका वो मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ की बात करूं तो हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं ना, तो वो क्या फिजिकल क्वांटिटी है। मैं दूरी डिस्टेंस की बात करूं, एक्सेलरेशन फोर्स की बात करूं, प्रेशर की बात करूं, ये जो सारी चीजें फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स में जो स्टडी करते हैं उन सबको मेजर कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो उन वो क्या होती है? सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज क्या नहीं है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं कि इमोशंस की बात करें कि हम बोले कि किसी से मैं इतनी नफरत करता हूं, या मैं अपने पापा से इतना प्यार करता हूं, या ये जो इमोशन है, जो भी इमोशन है उनका मेजरमेंट नहीं कर सकते हम लोग, मापन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कोई बोले कि मुझे बहुत दुख है, कितना दुख है, माप सकते हो क्या? मेजरमेंट नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। पेन इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, दुख भौतिक राशि नहीं है। तो जो भी हम लोग जिनको भी जिनका भी मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनका मापन कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग भौतिक राशियां, ठीक है। अब भौतिक राशियां तीन टाइप की होती है मेनली। अभी तक जो आप पढ़ते थे, एक तो पढ़ते थे स्केलर, जिसको बोलते थे अदिश। क्या बोलते थे? अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? जिसकी कोई दिशा नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है इसमें। इसमें केवल परिमाण परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है इसमें केवल, ठीक है। फिर आता है आपके पास में सदिश राशि। सदिश जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है? इसमें दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब परिमाण भी होता है, परिमाण भी होता है, मैग्नी डायरेक्शन भी होती है इसमें, प्लस मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। जैसे इसमें तो बात 2 kg, 2 kg में डायरेक्शन नहीं है ना, 2 किलो है, क्या डायरेक्शन है? दिशा तो है ही नहीं इसमें। इसमें बात करो कि अगर मैं 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की ओर, टुवर्ड्स ईस्ट, या टू जे केप ऐसे लिख दिया, तो वहां पर उस चीज का मीनिंग है, डायरेक्शन आ गया यहाँ पे, है ना। ये पूर्व की ओर, या किसी बता दिया कि 2 किलोमीटर दिल्ली की तरफ, तो हमने डायरेक्शन बता दी, कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वो कैसा हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अभी वेक्टर क्वांटिटी जो है ना उसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, तो हम लोग लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में, ऐसे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये 3x1 का भी हो सकता है, जैसे एक्स वाई जेड, ऐसे 3 एलिमेंट आ गए मान लो, या 2x1 का भी हो सकता है ऐसे, मतलब कॉलम मैट्रिक्स है। आप ये समझिए क्या है कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं किसको? सदिश को, वेक्टर क्वांटिटी को कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो इन सब का, इन सब का मतलब स्केलर क्वांटिटी का भी और वेक्टर क्वांटिटी का भी, इसका एक जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है जनरल फॉर्म का? मतलब उसका सामान्य रूप। और सामान्य रूप या जनरल फॉर्म का मतलब क्या, भी समझाता हूं मैं। इसको बोलते हैं टेंसर। अब यहां पे आता है टेंसर, प्रदिश। क्या बोलते हैं इसको? प्रदिश। प्रदिश क्या है, टेंसर है क्या, इस चीज को समझो। ये कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल फॉर्म है।
टेंसर जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, वो स्केलर हो या वेक्टर हो, उसका एक जनरल रूप है। मतलब वो छोटा होके वेक्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है या स्केलर में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो अदिश राशि भी हो सकता है, सदिश भी बन सकता है। आई बात समझ में? इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है, एक मैथमेटिकल फॉर्मेट है, उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है। टेंसर को कैसे लिखते हैं? मैट्रिक्स की फॉर्म में। और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स होता है, n क्रॉस n का। ठीक है, जनरली n क्रॉस n का है, मतलब ये जनरल फॉर्म है इसका। अब ये n क्रॉस 1 का हो गया तो कॉलम 1 हो गया, फिर वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से समझ में आए, j इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर, ऐसा कभी पहले पढ़ा है ना आपने? नहीं पढ़ा तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग होता है, और ये एंगुलर वेलोसिटी होता है, कोणीय वेग होता है। इसमें जो आई, इसको ऐसे लिखते हैं जे एक्स, जे वाई और जे जेड, इसके तीन कंपोनेंट होंगे, तीन घटक। ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, कॉलम में लिख दे, देखो वेक्टर क्वांटिटी है। आई जो है, आई को ऐसे लिखते हैं I11, I12, I13, I21, I22, I23, I31, I32, I33। और ये जो ओमेगा है, ओमेगा के भी तीन कंपोनेंट होंगे, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। इसको इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो वेक्टर है, वेक्टर है ना, 2 क्रॉस 1 का है, ये भी 2 क्रॉस 1 का है, सॉरी 3 क्रॉस 1 का है, 3 क्रॉस 1 का है। ये क्या है? मतलब कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स तो क्या हो जाता है? वेक्टर है। ये जो है ना, ये टेंसर है। क्या है ये? टेंसर है। ये भी टेंसर ही है, लेकिन ये टेंसर का जब वैल्यू में 3 क्रॉस 1 मतलब कॉलम मैट्रिक्स बना देता हूं, जब मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बना देता हूं तो वो वेक्टर की तरह वर्क करने लग जाता है। अभी ये वेक्टर की तरह काम कर रहा है। टेंसर एक जनरल फॉर्म है, टेंसर ये सब टेंसर ही है, लेकिन ये वाला तो प्रॉपर टेंसर है। ये टेंसर का छोटा फॉर्म हो गया, जिसमें कॉलम 1 कर दिया मैंने, तो वो उसको वेक्टर बोल देते हैं हम लोग। ये वेक्टर हो गया। ये क्या है? ये टेंसर है। ठीक है, जब किसी क्वांटिटी के जब मल्टीपल फैक्टर आते हैं ना, जैसे ये मल्टीपल फॉर्म है, ये बहुत सारे अलग अलग घटक हो गए ना, 9 घटक हो गए, इसके 9 कंपोनेंट हो गए। तो इस तरीके से जब किसी चीज को लिखा जाता है तो उसको मैथमेटिक्स में एक तरीका होता है लिखने का, और इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, और इसको हम लोग टेंसर बोल देते हैं। ठीक है, और भी जगह पे आता है, जैसे कंडक्टिविटी की बात करते हैं ना, चालकता की, वहां पे भी काम में लेते हैं। तो फिजिक्स की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक राशियां हैं, उनको, उनके जब बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं तो उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है, और जो मैट्रिक्स की फॉर्म बनती है उसको हम लोग टेंसर बोल देते हैं। अब ये जो टेंसर है, ये वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करेगा। डिपेंड कैसे करेगा? मतलब टेंसर जब इस तरीके से दिख रहा है तो इसको हम लोग टेंसर ही बोल देते हैं, लेकिन जब ये छोटा होके, ये भी तो मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स छोटा होके, टेंसर ही जब छोटा होके 3 क्रॉस 1 या 2 क्रॉस 1 मतलब कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो आपका वेक्टर बन जाता है। तो ये वेक्टर हो गए। ठीक है, तो वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख रहा था, मैं बोल रहा था कि वेक्टर को हम लोग इस वे में लिख सकते हैं। तो है तो ये मैट्रिक्स ही, बट ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हो गए, एंड दिस कॉलम मैट्रिक्स आर नोन एज वेक्टर्स। ये वेक्टर बोल देते हैं, इनको सदिश बोल देते हैं। और जब ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं बचता, ये केवल एक क्वांटिटी के फॉर्म में बच जाता है, तो उसको हम लोग स्केलर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्केलर। मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 kg, अब ये मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं बचा, ये जब सिंप्लीफाई होके बस इतना सा बच जाए 2 kg, ऐसा मतलब 2 kg है, एक टर्म बच जाए, मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं बच रहा, तो इसको हम बोलते हैं कि रैंक 0 का टेंसर है ये, रैंक 0 का टेंसर है। इसका रैंक कितना? जब जब टेंसर का रैंक 0 हो जाता है, टेंसर का जनरली, टेंसर का बोलते हैं हम लोग n क्रॉस n को, हम लोग एक जनरल फॉर्म है, इसको टेंसर बोल देते हैं। जब ये n क्रॉस 1 आ जाता है, मतलब कॉलम हो जाता है, कॉलम मैट्रिक्स, तो ये वेक्टर हो जाता है, सदिश हो जाता है। और जब रैंक 0 हो जाता है, रैंक 0 होने का मतलब सिंपल वे में ऐसा है कि वो मैट्रिक्स फॉर्म में बचता ही नहीं है, तो रैंक 0 हो जाता है तो वो स्केलर बन जाता है। इसका मतलब सब कुछ है तो टेंसर ही, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है। आई बात समझ में? तो टेंसर क्या है? कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ते हो, उनका एक जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, उस जनरल फॉर्म का सिंप्लीफाइड फॉर्म है वेक्टर और स्केलर। क्लियर है?
और ये जब टेंसर की बात करते हैं तो जनरली हम बड़े, ये मतलब इसमें बात करते हैं, ये वेक्टर भी वैसे टेंसर ही है, लेकिन टेंसर की बात यहीं पे करते हैं जिसमें एक की पर्टिकुलर क्वांटिटी के बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं उसको उसको हम लोग टेंसर बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा क्लियर है, ये चीज है भैया। आगे चलते हैं, ये तो समझ आ गया कि टेंसर किस तरीके से क्या होता है। तो टेंसर क्या है, एक मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, और ये क्या करता है, एक जनरल फॉर्म है, बहुत जो भौतिक राशि है फिजिकल क्वांटिटीज का एक जनरल फॉर्म है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे चले। हाँ दी, आगे हम बात करते हैं, देखो अभी जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चंस में तरीके बताऊंगा, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वैसे टॉपिक वास्ट होता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत छोटा है, और हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें इसके अंदर। देखो एक तो इसमें जो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ काम में आएगी, क्रोनिकर डेल्टा, क्रोनिकर डेल्टा, क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन है ये, क्रोनिकर। अब जो क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन है, एक फंक्शन है जो आगे क्वेश्चंस करोगे या मैथमेटिकल चीजें और पढ़ोगे इसके अंदर तो वहां पे काम में आएगी। क्या है पहले समझ लो, एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन होता है जैसे एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स स्क्वायर, ऐसे इसका वैल्यू कहाँ पे क्या होगा हम बता देते हैं, उसी तरीके से फंक्शन ऐसे डेल, डेल से लिख रहे हैं, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे ये जो नंबर लिखे जाते हैं इनका कुछ मतलब होता है, आगे चल के समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं, वो कुछ बताता है कि ये कौन से नंबर का टर्म है, ठीक है, पहले नंबर का दूसरे नंबर का, इस तरीके से। अगर आई और जे दोनों बराबर हो तो ये हो जाता है 1, कब, व्हेन आई इक्वल टू जे, और आई और जे इक्वल नहीं हो, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। आई की नहीं बात समझ, ये क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन होता है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में इसमें और तरीके से कैसे कैसे बात करते हैं वो बताऊंगा, लेकिन सिंप्लीफाइड वे में ये है कि जब दोनों ये चीज बराबर हो तब तो क्या आता है 1, और जब दोनों इक्वल नहीं हो तो क्या आता है 0। क्लियर है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो ऐसा डेल 1 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 है, या फिर ऐसा आ गया डेल 1 या डेल 2 2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1, बट ऐसा आ गया डेल यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। क्लियर है, चमका। चलिए आगे चलते हैं और कुछ बात करता हूँ। देखें ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा डेल्टा, एक दूसरी चीज पहले, इससे पहले एक चीज बता दूं, देखो ऐसा है कि हम लोग लिखते हैं ना एक्स वाई और जेड, जब टेंसर में जब चीजें लिखेंगे तो लिखने का एक फॉर्मेट अपना, इसका एक तरीका, टेंसर जो क्वांटिटीज है उसमें अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे, जैसे एक्स वाई जेड जो भी आपके वेरिएबल्स है ना, उसको एक्स वाई जेड ऐसे नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, पहला वेरिएबल उसको लिखते हैं x1 1, ये ऊपर पावर नहीं है, x1 है ऊपर लिखा हुआ है, y को लिखते हैं x2, z को लिखते हैं x3, ऐसे लिखते हैं। आई बात समझ, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा इसका कुछ मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कि सपोज i और j लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डेल्टा का मतलब ऐसा होता है कि डेल एक्स, ये एक्स आई और ये है जे, इसका मतलब है। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई वे में बताता हूँ, अभी ये समझ नहीं आया होगा कि ये क्या कर दिया मैंने, इसको थोड़ा एग्जाम्पल लेके करते हैं हम लोग। देखो एग्जाम्पल लेके कैसे, ऐसे जैसे सपोज मैंने किया 1 और 2 लिख दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ डेल एक्स 1 डेल एक्स 2, ऐसे मतलब आई की जगह ये है 1, ये है 2, मतलब x1 का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x2, ये x स्क्वायर नहीं है, पहली बात समझ लो, माइंड में ये चलता है, हम लोग जनरली स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं तो स्क्वायर है, कहीं पे स्क्वायर लिखना हो तो फिर इसका ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। ये x2 अभी वेरिएबल को शो कर रहा है कि दिस इज सेकंड वेरिएबल, दिस इज फर्स्ट वेरिएबल। जैसे सपोज हम लोग जनरली फर्स्ट वेरिएबल x को मानते हैं, सेकंड वेरिएबल y को, तो ये क्या शो कर रहा है, ये फर्स्ट वेरिएबल है मतलब डेल x है, और ये सेकंड वेरिएबल है मतलब डेल y है, तो इस चीज का मतलब ये हुआ डेल एक्स बाय डेल वाई। क्लियर है, ये चीज ये शो कर रहा है।
तो यहाँ पर ये डेल जो फंक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्स आई है उसका एक्स जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्लियर है? मतलब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। और जनरली हम लोग एक्स वाई जेड ये जो भी वेरिएबल ले रहे हैं उनको इंडिपेंडेंट लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट लेंगे कि एक्स वाई एंड जेड आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होगा, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होगा, बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे। इंडिपेंडेंट है तो डिफरेंशिएशन उनके रिस्पेक्ट में जीरो रहता है। अरे इंडिपेंडेंट मतलब एक चेंज होने पे दूसरा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दूसरा उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ही रहता है। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का डिफरेंशिएशन अवकलन भी तो जीरो ही होगा। तो वो ही कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग एक्स वाई जेड को मान लो कि वेरिएबल से ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो एक वेरिएबल का दूसरे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये जो है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही है। क्लियर है क्या ये क्लियर है? ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, मैंने को सिंप्लीफाई फॉर्म में इस तरीके से बता दिया आपको कि इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे आई और जे का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम तो एक जनरल फॉर्म लेके चल रहे हैं। तो हम लोग वहां पे वो बात कर रहे थे ना, ये कौन सी, कि ये सेम आता है तो 1 आता है और डिफरेंट आता है तो 0 आता है। तो जैसे सेम आता है तो सेम आने का मतलब क्या है, डेल का मतलब क्या होता है, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे। सेम आने का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब पहले वेरिएबल का पहले वेरिएबल के साथ में डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, तो खुद का खुद के रेस्पेक्ट में तो 1 ही होता है। या मतलब सेकंड वेरिएबल आ गया, सेकंड वेरिएबल मतलब y आ गया, तो y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 ही होगा। तो सेम आता है तो इस तरीके से 1 हो जाता है। लेकिन डिफरेंट आता है, मान लो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2, मतलब x का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का y के रेस्पेक्ट में 0 ही होगा अगर इंडिपेंडेंट है तो हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट मान के चल रहे हैं, तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में 0 रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, ऐसा है कई जगह ऐसे लिखा होता है डेल आई जे इंटू डेल जे के। अगर ऐसा लिखा हुआ, ये टेंसर में हम लोग इस तरीके से नोटेशन है, लिखने के तरीके हैं। तो अगर इस तरीके से लिखा होता है नीचे और ऊपर सेम चीज़ है तो कैंसिल आउट हो जाती है। कैंसिल आउट होने का मतलब है कि इसका नतीजा ऐसा होगा, डेल इधर आई बच के ऊपर नीचे के बच के, ऐसा होगा इसका रिजल्ट। कैसे, मैं बता देता हूँ। ये जो है इसको कैसे लिख सकते हो, डेल एक्स आई डेल एक्स जे डॉट डेल एक्स जे डेल एक्स के, जे का के रिस्पेक्ट में, आई का जे के रिस्पेक्ट। तो ये क्या होने वाला है, ये देखो ये सेम वेरिएबल है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, डेल एक्स आई डेल एक्स के, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये क्या है, इसको ऐसे लिखते थे ना, आई का के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसी को तो ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर सेम वेरिएबल आ रहे हैं ना तो उसको कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है? ये एक फॉर्मेट है। ठीक है, और भी कुछ चीजें होती है, जैसे जैसे क्या है, जैसे मैं कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे मैंने नोट्स में जो बताई है आपको, जैसे ऐसा है डेल डेल आई जे इंटू एच जे, ऐसा है। ये अब कोई कोई क्वांटिटी आ गई, अब तक तो डेली फंक्शन चल रहा था, अभी कुछ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, इस क्वांटिटी में भी ऊपर जे लिखा हुआ है, नीचे इसमें जे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, जे से जे कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा ए, और ये ऊपर इसका आई बच गया ना, तो ये आई इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसा है। ये ध्यान रख लेना। यहाँ पर जो डेल था, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, डेल फंक्शन कैसे ऑपरेट होता है चीज़ों पे, उसके वो तरीके बता रहा हूँ। यहाँ पे तो डेल दोनों सेम थे, तो ये कैंसिल आउट हो गया, डेल बच गया, डेल का आई और के, है ना। यहाँ पे इसका जे जे बच गया, ए के ऊपर आ जाएगा ये आई। क्लियर है? कुछ जगह पर ऐसा भी मिलेगा आपको, डेल जे आई, ए में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है कुछ, मान लो नीचे लिखा हुआ आई, नीचे लिखा हुआ आई, तो ये आई इस आई से नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या बचेगा, इसमें इसमें ए बचेगा, लेकिन ए में ये इसमें जे बचा ना, तो जे नीचे बचा है तो नीचे लगेगा यहाँ पे। आई बात समझ, यहाँ पे आई ऊपर बचा था, ऊपर लग गया।
इससे ये क्वांटिटी अलग टाइप का फॉर्मेट बन जाता है, ये अलग टाइप का फॉर्मेट बन जाता है। इसके बारे में बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। चलिए कुछ और डिस्कस करते हैं। देखो अगर कुछ ऐसा है कैसा, ऐसा है मान लो आई और आई, यहाँ पे दोनों सेम आ गए। वैसे दोनों सेम आते हैं ना, वन वन, तो उसका वैल्यू होता है वन। लेकिन यहाँ तो ये जो वेरिएबल थे, मतलब अभी तो इसका वैल्यू पुट ही नहीं किया ना हमने, ये दोनों सेम आ रहे हैं। जब दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कहीं पर भी अगर ये जो है ना, ये वेरिएबल है, ये अगर रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब है कि हमको सम करना है, ऐड करना है उस चीज पे। ऐड करना है मतलब क्या, ऐड कैसे करेंगे, मतलब आई का वैल्यू वन रखो पहले, फिर टू रखो, फिर थ्री रखो, तो जितने भी नंबर है ना एन तक है, तो एन तक इसको ऐड कर दो। अगर कोई भी वेरिएबल रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब ये, मतलब रिपीट हो रहा है इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपको सम करना है इस चीज का। बताने की जरूरत नहीं कि ये सम हो रहा है, ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, ये वन होगा, सेम आ गया, टू टू है, सेम आ गया। तो ये सब वन 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 जितनी भी बार मान लो एन टाइम आ रहा है, तो ये टोटल वन 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 प्लस एन, एन टाइम हो जाएगा, तो एन हो जाएगा ये टोटल। आई बात समझ। अरे अगर ये एन टाइम के लिए होता है तो ये क्या हो गया, वन हो गया, सॉरी एन हो गया, ठीक है। किसी के दिमाग में ऐसा है, किसी का कंफ्यूज ये भी करोगे, ये दोनों सर सेम ही तो है, तो ये वन हो जाना चाहिए, नहीं, वो लिखने के बाद में हम लोग बताते हैं। ये तो अभी वेरिएबल के फॉर्म में लिखा, जब लिख देते हैं ना वन वन या टू टू, तब वो जाके क्या हो जाता है, वन हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। ये प्रॉपर्टीज है, कुछ रह तो नहीं गया, मैं एक बार देख लेता हूँ प्रॉपर्टीज में, फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए हैं इसके, चलिए प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए, आगे चलते हैं हम लोग। लाइन एलिमेंट की बात करते हैं, रेखा अल्पांश, रेखा अल्पांश, यहां तक से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अभी। लाइन एलिमेंट देखो, लाइन एलिमेंट मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं अल्पांश, छोटी सी दूरी जो होती है उसको। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डी एल स्क्वायर इक्वल टू, कैसे लिखते हैं, लिखने का जो तरीका होता है वो कैसे लिखते हैं हम लोग, हम लोग इसको जनरली ऐसे लिखते हैं ना, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर प्लस डी जेड का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। बट यहाँ पे टेंसर वाले फॉर्म में हम लोग एक्स वाई जेड तो लिखते नहीं, इनको वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, एक्स को लिखेंगे हम लोग कैसे, डी एक्स वन का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई, डी वाई नहीं लिखेंगे सॉरी, दूसरा वेरिएबल है ना, तो डी एक्स टू का स्क्वायर प्लस डी एक्स थर्ड वेरिएबल है थ्री का स्क्वायर, ठीक है ना। ये थ्री का मतलब थर्ड वेरिएबल है, मतलब जेड है, टू का मतलब एक्स टू मतलब सेकंड वेरिएबल है, मीन्स वाई है, एक्स वन वन मतलब फर्स्ट वेरिएबल है जिसको एक्स बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये आ गया डी एल स्क्वायर, ये आ गया इसका फॉर्मेट। क्लियर है। इसको और भी तरीके से शो कर सकते हैं हम लोग, और भी तरीके होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। एक सेकेंड, आगे पढ़ेंगे इसके, और जब दूरी की समष्टि एक, सॉरी दूर क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक टेंसर पढ़ेंगे, दूरिक टेंसर, दूरिक प्रदेश, उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। और अभी यहीं पे मैं छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। अभी देखिए आगे बात करेंगे किसके बारे में, टाइम कितना हो गया, 2 मिनट और लूंगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अब टेंसर की बात करते हैं। टेंसर के जो टाइप होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। कैसे, टाइप्स ऑफ टेंसर, तीन टाइप के प्रकार जो टेंसर, एक तो होता है कॉन्ट्रावेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट जिसको बोलते हैं प्रतिचर, प्रतिचर प्रदिश, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट। सेकंड है कोवेरिएंट जिसको बोलते हैं सहचर, हिंदी में बोलते हैं सहचर।
एक होता है मिक्स्ड, इन दोनों का मिक्स्ड फॉर्म होगा वो मिक्स्ड, जिसको बोलते हैं मिश्रित, राइट। ये हो गए, तीन हो गए। कॉन्ट्रावेरिएंट का मतलब क्या है, कोवेरिएंट का मतलब क्या है इनका सीन क्या है, देखो क्या है। मैंने बोला कि टेंसर क्या है, टेंसर ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है। टेंसर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी ही है, और उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जस्ट सिंपल। अभी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, वो टेंसर है, तो उसको ए से लिख सकता हूं मैं, ए से लिख सकता हूं या टी से लिख सकता हूं, ठीक है, किसी से भी लिख लो। जैसे मान लो मैं टी से लिख रहा हूं, टी से, ठीक है। और इसके जो वेरिएबल है, अगर मैं ऊपर की तरफ लिखता हूं यहाँ पे आई और जे, मान लो ऊपर लिख दिए, दो वेरिएबल ऊपर लिख दिए, तो ये ऊपर अगर वेरिएबल लिख रहा हूं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट प्रतिचर। और अगर वेरिएबल्स अगर नीचे लिखे जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, मूर्धांश बोलते हैं हिंदी में। सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की तरफ, नीचे होता है सबस्क्रिप्ट, ये नीचे क्या है, इसको बोलते हैं पदांश, मतलब पद मतलब पाँव में है ये पदांश, और ये इसको बोलते हैं मूर्धांश, ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मूर्धांश बोलते हैं आई थिंक इसको, मूर्धांश। और ये होता है सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं पदांश। तो ये नीचे है पदांश में, ये मूर्धांश ऊपर है ना, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो उसको उस वाले टेंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेरिएंट टेंसर बोलते हैं, सहचर। और ऊपर की तरफ लिखा जाता है सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट प्रतिचर, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे ये जितने भी नंबर है ना, ये रैंक को बताएंगे। जैसे दो वेरिएबल है यहाँ पे, तो वो ये कितनी रैंक का है, रैंक कितनी है टेंसर की, 2, इसकी कितनी है 2। अगर मैं ऐसा लिखूं कि मान लो ऐसा है के, ये वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने लिखा वैसे लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब इसकी इसकी जो रैंक है वो 1 है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, ऐसा है। अब एक मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड में क्या होगा, ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे। जैसे ऐसे हो गया, ऊपर है मान लो एक, नीचे है दो, ये लो, ये मिक्स्ड हो गया, ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट का मिक्स्ड फॉर्म है। क्लियर है, ये चीज है भैया। जैसे एक दूसरा इसका एक और एग्जांपल, जैसे मैं ऐसे बता दूं, CIJKLM, ये लो, ये भी मिक्स्ड है, ऊपर भी है नीचे भी है, कॉन्ट्रावेरिएंट प्लस कोवेरिएंट का मिक्स्ड फॉर्म है, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग टेंसर है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो भी एक टेंसर ही है। जैसे मान लो मैं वेलोसिटी की बात करूँ, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, बट वेक्टर फॉर्म में जनरलाइज फॉर्म में बात करूँ तो टेंसर ही है, क्योंकि टेंसर का छोटा फॉर्म है वेक्टर। टेंसर जब कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है, मतलब टेंसर मैट्रिक्स ही होता है, मैट्रिक्स को उसको छोटा करके केवल कॉलम मैट्रिक्स बना दूं तो वो वेक्टर हो जाता है। तो वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर है, मतलब वो फाइनली टेंसर है, इस तरीके से। अब हम लोग आगे क्या करने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि मान लो कि वेलोसिटी एक फ्रेम में पता है, एक फ्रेम मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता है, मान लो आपको कार्टेशियन में पता है, आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालना है, कार्तीय निर्देशांतर में पता है आपको, गोली निर्देशांतर में या बेलनाकार सिलेंड्रिकल में कैलकुलेट करना है। एक एक को हम लोग एस मान लेंगे, दूसरे को एस डैश मान लेंगे, एक फ्रेम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग है, एक दूसरा अलग है। तो एक के अंदर हम लोग टेंसर का वैल्यू पता होगा या वेक्टर का वैल्यू पता होगा, दूसरे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। मतलब अगर मान लो कोई वेक्टर है और वो प्रतिचर प्रदिश की फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक एक फ्रेम में है वो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता, तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कैलकुलेट करें, मतलब उनका जो कन्वर्जन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, वो पढ़ने वाले। क्लियर है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर।